Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. अगर इस टॉपिक को सही से समझ लिया ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस तो पक्के हो सकते हैं। बस एक आंकड़े की कल्पना कीजिए, 97 करोड़ यानी करीब 970 मिलियन लोग। हाँ, ये आंकड़ा तो अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स की टोटल आबादी से भी ज्यादा है ये। बिल्कुल। अब सोचे कि इन 97 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर किसी एक चीज पर फैसला लेना है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग धर्म हैं, जरूरतें अलग हैं। कागज पर देखा जाए तो ये पूरी तरह से केओस का एक फॉर्मूला लगता है। एकदम केओस लगता है, लेकिन जमीन पर देखा जाए तो ये सिस्टम प्रॉपर काम करता है। वही तो सबसे हैरानी की बात है। ये सिर्फ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट इंजन है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विशाल इंजन को रिवर्स इंजीनियर करने जा रहे हैं। राइट, ताकि हम ये समझ सकें कि देश आखिर प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। और आज की चर्चा का जो सोर्स मटेरियल है हमारे पास, वो गवर्नेंस और डेमोक्रेसी पर आधारित एक मास्टर क्लास के कुछ नोट्स और स्लाइड्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन का मिशन सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे पूरा सिस्टम दिमाग में छप जाएगा। सही कहा। तो चलिए लेट अस अनपैक दिस। सबसे पहले एक ऐसी बेसिक उलझन को सुलझाते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आप स्लाइड 1 की बात कर रहे हैं ना, जहां गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच का अंतर बताया गया है। हाँ बिल्कुल वही। आम बोलचाल में लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर अगर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सही में इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है। गवर्नमेंट यानी सरकार एक नाउन है, एक भौतिक इकाई है। ये बिल्डिंग, मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स और पुलिस फोर्स से मिलकर बनी एक मशीनरी है। राइट। और दूसरी तरफ गवर्नेंस एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। जब इतने सारे अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ रहेंगे तो नेचुरली उनमें टकराव होगा। राइट। उस टकराव को कम करने और देश को एक दिशा में चलाने की जो प्रोसेस है उसे गवर्नेंस कहते हैं। इसको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं जो स्लाइड में दिया है। जैसे एक बड़े शहर का ट्रैफिक सिस्टम। एक चौराहे पर रेड और ग्रीन लाइट्स लगी हैं, कैमरास हैं और ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। ये पूरी मशीनरी गवर्नमेंट है। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो नियम है कि एम्बुलेंस को पहले निकालने देना है या कौन सी लाइट कितने सेकंड्स के लिए ग्रीन होगी ताकि जैम ना लगे, वो जो स्मूथ फ्लो है ना, वही गवर्नेंस है। क्या बात है, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है। मतलब सिर्फ पुलिस या लाइट होने से जाम नहीं खुलेगा। अगर रूल्स गलत हैं तो गवर्नमेंट के होते हुए भी गवर्नेंस फेल हो सकती है। बिल्कुल सही। एकदम यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। अब यहां से एक बहुत ही गंभीर सवाल निकल कर आता है। अगर ये मशीनरी, मतलब हमारी सरकार, इतनी पावरफुल है कि वो करोड़ों लोगों के लिए कानून बना सकती है, तो ये तो एक बहुत डेंजरस ताकत भी हो सकती है ना। हाँ, हिस्ट्री हमें बार बार यही तो दिखाती है। जब पावर किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वो डिक्टेटरशिप या तानाशाही बनने में देर नहीं लगाती। तो फिर इस इंजन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से कैसे रोका जाता है? स्लाइड नंबर 2 में इसका क्या सोल्यूशन दिया है? यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पॉलिटिकल आर्किटेक्चर सामने आता है जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। ओके, तो पावर बांट दी जाती है। हाँ, किसी भी सेफ डेमोक्रेसी में पावर की चाबी किसी एक इंसान या संस्था को नहीं दी जाती। इस इंजन को जानबूझकर 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि कोई एक हिस्सा दूसरे पर हावी ना हो। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहें तो वो 3 हिस्से कौन से होंगे? इसके लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत अच्छी मेमोरी ट्रिक दी गई है जिसे हम LEC बोल सकते हैं। हाँ, ये LEC ट्रिक बहुत काम की है स्टूडेंट्स के लिए। L का मतलब है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसको लॉ मेकर भी कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल, जैसे हमारी संसद या पार्लियामेंट। ये वो जगह है जहां डिबेट होती है कि देश को नए नियम कौन से चाहिए। और फिर E से आता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इसको लॉ एनफोर्सर बोला जाता है। जो नियम लेजिस्लेचर ने बनाए उन्हें ग्राउंड पर लागू करने का काम इनका है। ये सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। और आखिरी लेटर है C से कोर्ट या जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिसे लॉ प्रोटेक्टर कहते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। जुडिशरी का काम सिर्फ सजा देना नहीं है,
उनका मेन रोल ये देखना है कि एग्जीक्यूटिव ने कानून लागू करते वक्त अपनी हद्दों पार नहीं की। या फिर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ हो। एग्जैक्टली एक तरह से जुडिशरी पूरे सिस्टम का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। लेकिन वेट, यहाँ मेरा एक छोटा सा पुशबैक है इस कॉन्सेप्ट पर। बोलिए, क्या डाउट है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पावर्स बांट दी, पर प्रैक्टिकल लेवल पर सोचिए, एक ही गाड़ी के 3 स्टीयरिंग व्हील 3 अलग-अलग लोगों को पकड़ा दिया है। क्या इससे पूरा प्रोसेस बहुत धीमा नहीं हो जाता? हाँ, देखने में ऐसा लग सकता है। अगर तुरंत कोई डिसीजन चाहिए तो पहले पार्लियामेंट बहस करेगी, फिर एग्जीक्यूटिव टाइम लेगी, फिर कोर्ट उस पर स्टे ऑर्डर लगा देगा। ये पावर बंटवारा सिस्टम को वीक नहीं करता क्या? ये बहुत ही कॉमन डाउट है, पर अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये धीमापन कोई बग नहीं है, ये इस सिस्टम का एक फीचर है। फीचर कैसे? इसको हम चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था कहते हैं। डेमोक्रेसी में स्पीड से ज्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी और जस्टिस को मिलती है। बहुत तेज स्पीड में गलत रास्ते पर जाकर खाई में गिरने से तो बेहतर ही है ना कि थोड़ा धीरे पर सही दिशा में चला जाए। हाँ, समझ गया। मतलब जब तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर नजर रखते हैं तो उस फ्रिक्शन से जो रूल्स फिल्टर होकर आते हैं वो ज्यादा मैच्योर होते हैं। एग्जैक्टली ये बेसिकली जानबूझकर लगाया गया एक ब्रेक सिस्टम है ताकि डिक्टेटरशिप वाली गाड़ी स्टार्ट ही ना हो सके। क्या बात है। अब इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन के बाद स्लाइड डेक हमें एक और रियलिटी चेक देता है। सेंटर में दिल्ली में बैठकर हमने पावर बांट ली, पर दिल्ली तो केरला या नागालैंड के किसी गांव से हजारों किलोमीटर दूर है ना। बिल्कुल, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है हमारी। तो अगर वहां किसी गांव में पानी की लाइन टूट जाए तो क्या पार्लियामेंट उस पर डिबेट करेगी? ग्राउंड लेवल तक गवर्नेंस एक्चुअली पहुंचती कैसे है? इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए पावर को एक और तरीके से डिवाइड किया गया है। हॉरिजॉन्टल के बाद अब आता है वर्टिकल डिवीजन। इसे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ। सही कहा। सबसे ऊपर नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट, और उस पिरामिड के सबसे बेस में आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज शामिल हैं। इस पिरामिड को समझने के लिए स्लाइड्स में एक फ्लड यानी बाढ़ का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, वो एग्जाम्पल बहुत क्लियर पिक्चर देता है। जैसे अगर किसी एक मोहल्ले में ज्यादा बारिश से पानी भर गया तो डायरेक्टली पीएम ऑफिस में कॉल नहीं लगाया जाएगा। वो लोकल इशू है, उसको नगर पालिका हैंडल करेगी, पंप्स लगवाएगी। लेकिन अगर बारिश रुकी ही नहीं और नदी का डैम टूट जाए जिससे 3-4 जिला डूब जाए, अब ये नगर पालिका के कंट्रोल के बाहर है। राइट। तब स्टेट गवर्नमेंट आती है। वो एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर फोर्स भेजेगी। पर अगर डिजास्टर और बड़ा हो जाए, जैसे पूरा ईस्टर्न कोस्ट ही साइक्लोन की चपेट में आ जाए, तब फाइनली पिरामिड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा सेंटर गवर्नमेंट एक्टिवेट होगी। वो एनडीआरएफ भेजेंगे, आर्मी हेलीकॉप्टर्स लगाएंगे और नेशनल फंड से हेल्प करेंगे। स्केल के हिसाब से जिम्मेदारी बनती हुई है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ ऐसी इमरजेंसी में नहीं, डेली गवर्नेंस में भी डिवाइडेड है। सब्जेक्ट्स यानी विषयों का प्रॉपर बंटवारा है कि कौन किस मुद्दे पर कानून बनाएगा। इसके लिए स्लाइड्स में CDEF ट्रिक दी गई है ना, जो सेंटर के सब्जेक्ट्स याद रखने के काम आती है। हाँ, CDEF। C से करेंसी और कम्युनिकेशन, D से डिफेंस, E से एनर्जी, स्पेशली एटॉमिक एनर्जी, और F से फॉरेन अफेयर्स। अब इसके पीछे का लॉजिक देखिए। अगर हर स्टेट की अपनी करेंसी होती तो महाराष्ट्र का रुपया गुजरात से अलग होता। फिर तो बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो जाता। वही तो। और अगर सबकी अपनी सेना होती तो देश की इंटीग्रिटी ही कहाँ बचती। इसलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए ये टॉपिक सेंटर के पास हैं। पर दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जहां लोकल कल्चर और ज्योग्राफी का पता होना जरूरी है। जैसे पुलिस। अब उत्तराखंड के पहाड़ों की पुलिसिंग मुंबई की पुलिसिंग से एकदम अलग होगी ना। हाँ, अप्रोच सेम नहीं हो सकती। वो स्टेट की ग्राउंड रियलिटी वहाँ की स्टेट सरकार ही समझेगी। एग्रीकल्चर भी स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि पंजाब और केरला की खेती में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक लिस्ट ऐसी भी है जहां दोनों का इंटरेस्ट होता है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसमें एजुकेशन यानी शिक्षा आती है। बिल्कुल। इसका साइंस भी बड़ा सिंपल है। देश को चाहिए कि हर बच्चे का मैथ्स और साइंस का लेवल एक जैसा हो, इसलिए सेंटर गाइडलाइंस बनाता है। पर साथ ही उस बच्चे को अपनी लोकल लैंग्वेज और स्टेट की हिस्ट्री भी तो पढ़नी है, जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। बहुत ही बैलेंस्ड सिस्टम है। और अगर ध्यान से इस वर्टिकल पिरामिड को देखा जाए तो स्टेट का स्ट्रक्चर सेंटर के स्ट्रक्चर का एकदम फ्रैक्टल कॉपी है। मतलब जैसी मशीनरी ऊपर है वैसी ही नीचे भी। सेंटर में पार्लियामेंट है, स्टेट में विधानसभा, वहां सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट, सेंटर में पीएम और स्टेट में सीएम। सही पकड़ा। ये इंजन दोनों तरफ से बहुत अच्छे से इंटरलॉक्ड है।
लेकिन अब सवाल ये है कि इस जायंट मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन कहाँ से आता है? पावर का सोर्स क्या है, राइट? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है डेमोक्रेसी। डीमोस यानी लोग और क्रेटोस यानी शासन, बेसिकली लोगों का शासन। पर जब 97 करोड़ लोगों का शासन हो तो सब लोग एक साथ पार्लियामेंट में बैठ तो नहीं सकते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जैसे हम क्लास में हाथ उठाकर डिसाइड करते हैं कि पिकनिक कहाँ जाना है। हाँ, पर नेशनल लेवल पर हर ट्यूसडे को किसी फॉरेन पॉलिसी पर 97 करोड़ लोगों से तो वोटिंग नहीं करवाई जा सकती ना। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आती है। हम अपना डेली काम करते हैं और इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे एमएलएस और एमपीज को चुन लेते हैं। हम इफेक्टिवली उन्हें काम पर रखते हैं। बिल्कुल। पर इस सिस्टम में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स सामने आता है जिसे नॉमिनल हेड कहते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र का प्रमुख होता है। असली स्टीयरिंग व्हील तो पीएम के पास होता है। रूल्स तो यही कहते हैं, पर इंस्टीट्यूशंस उन लोगों से बनती हैं जो उन पोजीशंस पर बैठते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए स्लाइड्स में हमारे 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको सब मिसाइल मैन कहते हैं, उनका रेफरेंस दिया है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग पार्ट है मास्टर क्लास का। एक ऐसी पोस्ट जिसके पास डेली गवर्नेंस की ज्यादा पावर नहीं थी, वहां बैठकर उन्होंने दिखा दिया कि रियल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक्चुअली में पीपल्स भवन बना दिया था। अपनी सॉफ्ट पावर को पूरी तरह से यूटिलाइज किया। उन्होंने डेली पॉलिटिकल फ्रिक्शन से दूर रहकर अपना फोकस यूथ पर और विजन 2020 पर लगाया। ये दिखाता है कि एक नॉमिनल हेड भी कितना बड़ा चेंज ला सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने ट्रिक्स या मंत्रस दिए वो बहुत पॉपुलर हुए। जी। जैसे फेल को उन्होंने रीडिफाइन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और ई एंड का मतलब दी एंड नहीं, बल्कि एफर्ट नेवर डाइज। और एनओ मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सोचो, एक ऐसी पोस्ट वाला इंसान पूरे देश के यूथ का माइंडसेट इंजीनियर कर रहा था। यस। ये उस मशीनरी में एक ह्यूमन टच डाल देता है। सही बात है। अब इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले स्लाइड डेक के आखिरी सेक्शन से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, क्विक ट्रिविया टाइम। देखिए, पहला फैक्ट है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कोई जनरल नहीं, बल्कि देश का प्रेसिडेंट होता है। ये छोटी बात नहीं है। एक सिविलियन का सेना पर कंट्रोल होना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी गारंटी है कि सेना देश के लिए है, ना कि पावर कैप्चर करने के लिए। दूसरा फैक्ट, हमारी गवर्नमेंट का मोटो है सत्यमेव जयते। और सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस् ततो जया, जिसका मतलब है जहां धर्म यानी न्याय है वही विजय है। ये सभी लाइंस हमें याद दिलाती हैं कि इस इंजन का अल्टीमेट गोल सिर्फ पावर में रहना नहीं, बल्कि जस्टिस डिलीवर करना है। बहुत ही बढ़िया समरी है। अब जाने से पहले मैं इस डीप डाइव को एक प्रोवोक करने वाले थॉट पर छोड़ना चाहूंगा। हमने सेंटर की, स्टेट्स की, नेशनल पॉलिटिक्स की बहुत बात की है। हाँ, मोस्टली न्यूज में भी यही सब होता है। पर जरा सोचिए, जो चीज हमारी डेली लाइफ को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, जैसे नालों में पानी आना, सड़क के गड्ढे भरना, कचरा उठना, ये सब तो लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के कंट्रोल में है, जिसे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं। राइट, सबसे बॉटम लेवल। तो सवाल यह है कि क्या सच्ची डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार बड़ी वोटिंग मशीन का बटन दबाना है, या फिर असली टेस्ट ये है कि हम अपनी पंचायत या वार्ड की मीटिंग्स में कितना पार्टिसिपेट करते हैं? अगर बेस ही वीक है तो फर्क नहीं पड़ता कि टॉप पर कौन है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। वाकई ये गवर्नेंस को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो बस इसी डीप थॉट के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। जब अगली बार आप किसी सरकारी सिस्टम को देखेंगे तो आई एम श्योर आपको सिर्फ मशीनरी नहीं, उसके अंदर के गियर्स और चेक एंड बैलेंसेस भी प्रॉपर्ली नजर आएंगे। में हम पंचायती राज व्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हाँ, और आज हम इस टॉपिक को इतने लॉजिकल तरीके से कवर करेंगे कि एग्जाम हॉल में आप हर एलिमिनेशन तकनीक का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट। तो चलिए लेट्स अनपैक दिस। हमारे सामने जो स्लाइड 1 है, पंचायती राज सिस्टम ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2, ये असल में रूरल लोकल गवर्नमेंट का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली। मतलब अगर हम सिलेबस और पिछले कुछ सालों के पेपर्स को देखें तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ये भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। देखिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट एग्जामिनर का फेवरेट एरिया इसीलिए है ना, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है।
राइट, मतलब एक एस्पिरेंट कल को जाकर डीएम या एसडीएम बनेगा। बिल्कुल अब अगर उसे यही नहीं पता कि गांव के स्तर पर फंड्स कैसे अलोकेट होते हैं बिल्कुल। या एक ग्राम सभा कैसे पंचायत को अकाउंटेबल ठहराती है, तो वो इंसान पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेगा? सही बात है। इसीलिए पॉलिटी के पेपर में हर साल इसके स्ट्रक्चर या हिस्ट्री से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। एकदम पक्के आते हैं। तो चलिए स्लाइड 2 की तरफ बढ़ते हैं और इस व्यवस्था का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी भारत के गांव की बात होती है, M.K. गांधी का एक बहुत ही विजनरी कोट सामने आता है। हाँ, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। राइट। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें, हमारे देश में लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। बिल्कुल, और हमारी 2/3 आबादी वहीं रहती है। कि किसी दूर दराज के गांव में पानी की टंकी किस मोहल्ले में बननी चाहिए, वही तो। या किस पगडंडी को पक्की सड़क में बदलना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन है। आप दूर बैठकर नीतियां तो बना सकते हैं, हाँ, लेकिन माइक्रो लेवल पर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहीं से स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। ओके। इसका कोर आइडिया ही ये है कि जो लोग उस समस्या को रोज जी रहे हैं, वही उसका समाधान सबसे बेहतर निकाल सकते हैं। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जैक्टली। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को जो टर्म याद रखना है वो है ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन। ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन, ओके। क्योंकि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं है जब तक आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति डिसीजन मेकिंग का हिस्सा न हो। ये बात तो क्लियर है कि हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहिए। बिल्कुल। लेकिन 6 लाख गांवों को सीधे राज्य सरकार से जोड़ना भी तो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा ना? हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्लाइड 3 पर जो हम 3 स्तरीय ढांचा या 3 टियर सिस्टम देख रहे हैं, वो पिक्चर में आता है। राइट। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। टॉप पर है जिला स्तर यानी जिला परिषद, मिडिल में है ब्लॉक स्तर यानी पंचायत समिति, और एकदम बॉटम पर है ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत। एकदम सही स्ट्रक्चर है। लेकिन सर, मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि सबसे निचली इकाई ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सीधे जनता से जुड़ती है? अरे, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिटिकल पॉइंट है और एग्जाम के लिए ये एक बहुत अच्छा PYQ फोकस भी है। अच्छा। हाँ, व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज, आप इसे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह समझिए। ग्राम पंचायत आपकी फ्रंटलाइन टीम है जो ग्राउंड पर काम कर रही है। बिल्कुल। अब मान लीजिए एक गांव को अपने पड़ोसी गांव तक सड़क बनानी है, तो पंचायतें तो सिर्फ अपनी बाउंड्री तक फैसले ले सकती है ना? हाँ, दूसरे गांव में तो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। राइट। तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? यहीं पर ब्लॉक स्तर यानी मिडिल मैनेजमेंट काम आता है। ओह, आप समझ आया। और जिला परिषद एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरह है जो पूरे जिले का मास्टर प्लान बनाता है। तो मतलब रिसोर्सेज ऊपर से नीचे आते हैं और डिमांड नीचे से ऊपर जाती है। एग्जैक्टली। और स्टूडेंट्स, इस पिरामिड को याद रखने की एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है, ZBV। ZBV, जिला, ब्लॉक और विलेज। एकदम सही। ऊपर से नीचे का ये सीक्वेंस आपको एग्जाम के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। ये ट्रिक तो बहुत हैंडी है। अब स्लाइड 4 पर आते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत बड़ा और कॉमन कंफ्यूजन होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का अंतर। राइट। बिल्कुल। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, तो इसे कैसे क्लियर करें? इसे एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, ग्राम सभा जो है ना, वो गांव की संसद या पार्लियामेंट है। ओके। और ग्राम पंचायत गांव की सरकार या गवर्नमेंट है। मतलब ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं का समूह है। हाँ, 18 साल या उससे ऊपर के वो सभी लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ये तो एक परमानेंट बॉडी हो गई ना? एग्जैक्टली। ये एक स्थायी निकाय है जो कभी भंग नहीं होती। ये लोग मिलकर बजट पास करते हैं, कामों का ऑडिट करते हैं। और ग्राम पंचायत वो छोटी सी टीम है जिसे इसी ग्राम सभा ने वोट देकर 5 साल के लिए चुना है। राइट। इसमें सरपंच और वार्ड मेंबर्स आते हैं। तो एग्जाम फैक्ट के तौर पे हमें याद रखना है कि ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निकाय है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को अकाउंटेबल ठहराती है। जैसे संसद में सवाल पूछे जाते हैं ना, हाँ, क्वेश्चन आवर में हाल में बदल सकता है। अब मान लीजिए कोई नया सरपंच आया जिससे सरकारी पेपर वर्क या फंड्स के नियमों की कोई जानकारी ही नहीं है। राइट। तो ऐसे में तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो जाना चाहिए। ये कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होती है? यहीं पर तो ब्यूरोक्रेसी पिक्चर में आती है। सरकार 2 मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। अच्छा, पंचायत सचिव और पटवारी। हाँ, पंचायत सचिव का मुख्य काम एडमिनिस्ट्रेटिव होता है।
वो बैठकें बुलाता है, सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है। मतलब सरपंच बदल भी जाए तो पंचायत सचिव को सब पता होता है। एग्जैक्टली वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को बनाए रखता है। और पटवारी का रोल तो गांव में बहुत पावरफुल होता है। बहुत ज्यादा। पटवारी जमीन के रिकॉर्ड्स रखता है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या है इसमें? पटवारी के पास ना पीढ़ियों पुराने नक्शे होते हैं। पीढ़ियों पुराने? हाँ, जिन्हें शजरा कहा जाता है। गांव में जो जमीन के विवाद होते हैं ना, जो कोर्ट्स में सालों लटके रहते हैं। हाँ, खेत की मेड़ को लेकर। बिल्कुल। ऐसे में पटवारी के ये नक्शे ही सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं। इनके बिना गांव का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। वाओ! तो स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट के लिए यहाँ एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। क्या? सरपंच और वार्ड मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि पंचायत सचिव और पटवारी अपॉइंटेड होते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी हैं। परफेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब स्लाइड 6 की ओर बढ़ते हैं। किसी भी सिस्टम का लिटमस टेस्ट ये है कि वो कैसे लीडर्स पैदा कर रहा है। हाँ, और पंचायती राज ने भारत में लीडरशिप का डेमोग्राफिक पूरी तरह बदल दिया है। हमारे पास कुछ बहुत ही प्रेरक वास्तविक उदाहरण हैं जो मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगे। बिल्कुल आएंगे। जैसे महाराष्ट्र के तरंगापुल गांव के ज्ञानेश्वर कामले जी का एग्जाम्पल। जो एक ट्रांसजेंडर सरपंच है। उनका मोटो है लोक सेवा, ग्राम सेवा। राइट। ये दिखाता है कि पंचायती राज कैसे हाशिए पर रहे लोगों को मुख्यधारा में ला रहा है। और दूसरा उदाहरण है मध्य प्रदेश के खांखंडवी गांव की वंदना बहादुर मैदा का। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल केस स्टडी है। वो भील समुदाय की पहली महिला सरपंच है। स्टूडेंट्स, आपने सरपंच पति का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, जहां महिला सरपंच सिर्फ नाम की होती हैं। हाँ, वो बहुत कॉमन कुप्रथा है। लेकिन वंदना जी ने इस पितृसत्ता को चुनौती दी और खुद लीड करके गांव में बदलाव लाए। एकदम सही। और जो तीसरी केस स्टडी है ना, वो तो सीधे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। महाराष्ट्र के पोपटराव पवार, हाँ। हिवरे बाजार गांव के सरपंच। इन्होंने अन्ना हजारे के मॉडल पर वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और एक सूखे गांव को हरा भरा कर दिया। एग्जैक्टली। और एग्जाम फैक्ट ये है कि इस काम के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री मिल चुका है। ये तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, अब तक हमने सिर्फ वयस्कों की बात की, लेकिन स्लाइड 7 पर एक बहुत ही अलग और इनोवेटिव डायमेंशन है। बाल सुलभ पंचायतें। हाँ, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। अब बच्चे वोट तो दे नहीं सकते, तो उनकी आवाज कैसे सुनी जाए? उसी के लिए बाल सभा और बाल पंचायत का मॉडल बनाया गया है। और ये काम भी करता है। जैसे महाराष्ट्र में बाल पंचायतों ने एक्टिवली इंटरवीन करके बाल श्रम और बाल विवाह रुकवाए हैं। और सिक्किम के सांखू राधु खांडू गांव में तो बाल पंचायत के दबाव में स्कूल की बाउंड्री वॉल और मिड डे मील के लिए सेफ किचन तक बनवाए गए। वाओ! लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट राजस्थान से आता है। PYQ अलर्ट, राइट? हाँ, राजस्थान की बाल संसद प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बंकर रॉय की बेयरफुट कॉलेज पहल का यह हिस्सा है, जहां 8 से 14 साल के बच्चों ने बाकायदा चुनाव लड़े और अपनी कैबिनेट बनाई। बिल्कुल। और इसे 2001 में वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड भी मिल चुका है। ये तो सच में कमाल है। मतलब हम अगले 50 सालों के लिए डेमोक्रेटिक लीडर्स तैयार कर रहे हैं। एकदम सही बात है। तो अब ग्राम स्तर के बाद चलिए स्लाइड 8 पर चलते हैं, वापस पिरामिड के ऊपरी हिस्से पर, ब्लॉक और जिला स्तर। हाँ, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर है, वो ग्राम और जिला के बीच की कड़ी है। और क्या इसमें लोकल विधायक यानी MLA भी शामिल होते हैं? बिल्कुल। सांसद और विधायक इसके पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं। मतलब यहाँ लोकल और स्टेट पॉलिटिक्स का सीधा इंटरफेस होता है। एग्जैक्टली। और टॉप लेवल पर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए फंड्स का आवंटन करती है। यहाँ PNGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिल्कुल का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। इसके तहत इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से ऑल वेदर रोड्स यानी हर मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाती हैं, जो किसानों को सीधे शहर की मंडियों से जोड़ती हैं। राइट। अब स्लाइड 9 पर आते हैं, समावेश और प्रतिनिधित्व यानी इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन। हाँ, मेरा सवाल यही था कि क्या समाज के सबसे कमजोर लोगों की आवाज सच में सरकार तक पहुंच पाती है? इसी डिजाइन फ्लॉ को दूर करने के लिए 73वें संशोधन ने कड़ा नियम बनाया। महिला आरक्षण। हाँ, पंचायती राज में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित है। ये तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। इसी की वजह से वंदना बहादुर मैदा जैसी महिलाओं को डिसीजन मेकिंग का मौका मिलता है। और स्टेट PCS स्टूडेंट्स के लिए एक फैक्ट ये भी है कि कई राज्यों ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। हाँ, ये एक मैसिव पावर शिफ्ट है।
बहुत बड़ा शिफ्ट है। अच्छा सर, स्लाइड 10 देखकर एक थॉट आ रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या ये सिस्टम सिर्फ आजादी के बाद का है? नहीं नहीं, इसका कनेक्शन तो एंशिएंट हिस्ट्री से है। अच्छा। हाँ, लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका ब्लूप्रिंट मिलता है। वाओ, 2300 साल पहले। बिल्कुल। और यहां से डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है। तो वो क्लासिफिकेशन क्या था? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले संग्रहण, जो 10 गांव का समूह था। संग्रहण 10 गांव। फिर कार्वटिक, 100 गांव का समूह। कार्वटिक 100। तीसरा द्रोणमुख, 400 गांव का समूह। द्रोणमुख 400। और सबसे ऊपर स्थानीय, जो 800 गांव का समूह था। मतलब आज का पंचायती राज हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता का ही आधुनिक रूप है। 10, 100, 400, 800। एग्जैक्टली। अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या सीखा, चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। श्योर। नंबर 1, 3 टियर सिस्टम, यानी जिला, ब्लॉक और ग्राम। और नंबर 2, इलेक्शंस, कैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत को चुनती हैं। राइट। नंबर 3, प्रशासन के लिए पंचायत सचिव और जमीन के नक्शों के लिए पटवारी का रोल। नंबर 4, रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए अनिवार्य 1/3 सीटें। और नंबर 5, एग्जाम डायरेक्ट हिट फैक्ट्स, राजस्थान में बंकर रॉय की बाल संसद, पोपटराव पवार को पद्मश्री। और अर्थशास्त्र के वो लेवल्स, SKDS, संग्रहण, कार्वटिक, द्रोणमुख, स्थानीय। बिल्कुल, सब कुछ 10 गुना से शुरू। क्या बात है। जाने से पहले मैं स्टूडेंट्स को एक विचार देना चाहूंगा। हाँ प्लीज। जरा सोचिए, अगर 2300 साल पहले हमारे पास इतना सटीक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था, तो आज AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इसे कितना पारदर्शी बना सकते हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। नोट्स की दूसरी और तीसरी स्लाइड में सत्ता के पिरामिड और विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। देखिए, क्लासरूम में जब हम शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBs को पढ़ाते हैं, तो इस सहभागी लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को एक पिरामिड से समझाते हैं। हाँ, वो पिरामिड वाला डायग्राम काफी क्लियर है। बिल्कुल। शासन का पिरामिड, जिसके शीर्ष पर केंद्र सरकार है, मध्य में राज्य सरकार और सबसे नीचे हमारा स्थानीय शासन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक भी स्लाइड में दी गई है। CSL यानी सेंटर, फिर स्टेट और फिर लोकल। CSL, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। वैसे मुझे ये पूरा सरकारी ढांचा ना एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब देखिए, जो केंद्र सरकार है वो कंपनी के CEO की तरह होगी, जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी नीतियां या विजन बनाती है। राज्य सरकारें रीजनल हेड्स हो गई, लेकिन ये जो स्थानीय निकाय है ना, ये उस फ्लोर मैनेजर की तरह है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? क्योंकि जो फ्लोर मैनेजर है वही तो रोजमर्रा की परेशानियां देखता है। अगर दफ्तर में कॉफी मशीन खराब हो जाए या AC काम ना करे तो कोई सीधे CEO को ईमेल थोड़ी करता है। बिल्कुल नहीं, फ्लोर मैनेजर ही वो समस्या सुलझाता है। और हमारी गवर्नेंस में भी यही होता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आपकी सड़क या कचरे की समस्या नहीं सुलझाते, ये काम इसी स्थानीय निकाय का है। पर एक सवाल मन में आता है, नोट्स में सत्ता को निचले स्तर तक लाने की बहुत बात हुई है, पर क्या सत्ता का ये विकेंद्रीकरण सिर्फ कागजों पर है? मतलब क्या असल में ये आम नागरिकों को कोई वास्तविक शक्ति देता है? देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सहभागी लोकतंत्र का महत्व यही है कि शासन का जो स्तर जनता के सबसे करीब होता है, वही दैनिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ, वो तो है। पर जमीनी हकीकत में कई बार राज्य सरकारें पावर अपने पास रखना चाहती हैं। फिर भी ये सिस्टम आम नागरिक को एक आवाज जरूर देता है। एक पार्षद तक पहुंचना किसी विधायक या सांसद तक पहुंचने से हमेशा आसान होता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर वर्गीकरण का एक नंबर गेम समझाया गया है जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, स्लाइड 4 में शहरी निकायों के 3 स्तर जनसंख्या के आधार पर बांटे गए हैं। सबसे पहला है नगर पंचायत, जो एक संक्रमणशील क्षेत्र है, मतलब जो गांव से शहर बन रहे हैं। जी। दूसरा है नगर पालिका परिषद, जो 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए होता है। और तीसरा है नगर निगम, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों के लिए है। और यहाँ नोट्स में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ को लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल, एग्जाम में ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है कि नगर निगम बनने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए, और इसका जवाब है 10 लाख यानी 1 मिलियन।
ये आंकड़ा स्टूडेंट्स को बिल्कुल रटा होना चाहिए। 10 लाख वाला रूल पता है, जब मैं नगर पंचायत के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये किसी टीनेजर की तरह लगा। टीनेजर मतलब किशोर अवस्था। हाँ, मतलब ये वो क्षेत्र है जो अब बच्चा नहीं रहा। मतलब अब वो पूरी तरह गांव नहीं है, लेकिन अभी पूरी तरह वयस्क यानी महानगर भी नहीं बना है। एक अजीब से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। और इस टीनेजर फेज में ना प्रशासनिक चुनौतियां भी बहुत अलग होती हैं। पर जनसंख्या के आधार पर ये इतना कड़ा वर्गीकरण क्यों रखा गया है? मतलब क्या 9 लाख की आबादी वाले शहर और 11 लाख की आबादी वाले शहर की बुनियादी ज़रूरतों में इतना बड़ा अंतर आ जाता है? देखिए, असल में बात सिर्फ 2 लाख लोगों की नहीं है, बात है रिसोर्स एलोकेशन और स्केल की। जब कोई शहर 10 लाख का आंकड़ा पार करता है तो उसे मास ट्रांजिट सिस्टम और बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चाहिए होते हैं। मतलब सिर्फ नालियां साफ करने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर निकालने पड़ते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने पड़ते हैं। ये काम एक छोटी नगर पालिका नहीं कर सकती, इसलिए उनका पूरा प्रशासनिक ढांचा बदलना जरूरी हो जाता है। समझ गया। अब आते हैं इतिहास के पन्नों पर। नोट्स की स्लाइड 5 में एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप मद्रास कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास कॉरपोरेशन है, जिसे अब ग्रेटर चेन्नई कहा जाता है। और इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 को हुई थी। 1688? ये तो बहुत पुरानी बात है। और ये परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक भी क्लास में दी जाती है। मद्रास का बॉस सबसे पुराना। मद्रास का बॉस सबसे पुराना, ये तो मजेदार है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। जी हाँ। तो 1688 में उन्होंने ये व्यवस्था भारतीयों की भलाई के लिए तो बनाई नहीं होगी। तो इस आधुनिक लगने वाले नगर निगम के पीछे उनका असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स वसूलने का एक टूल था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असल में 1792 के अधिनियम ने इसे टैक्स लगाने की शक्ति दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण और टैक्स वसूली ही था। मतलब वो चाहते थे कि साफ सफाई रहे, लेकिन पैसा अपनी जेब से ना देना पड़े। एग्जैक्टली। वो स्थानीय लोगों पर ही टैक्स लगाकर खर्च निकालना चाहते थे। पर इसी बहाने भारत में आधुनिक नागरिक प्रशासन की नींव भी पड़ गई, जो आज तक चल रही है। वाह, इतिहास भी कैसे कैसे मोड़ लेता है। खैर, अब वर्तमान कार्यप्रणाली पर आते हैं। स्लाइड 6 और 7 में बताया गया है कि शहर को वार्डों में बांटा जाता है। हाँ, और हर वार्ड का एक चुना हुआ वार्ड पार्षद होता है। इसके साथ ही वार्ड कमेटियां भी बनती हैं, जिनके कई अहम काम होते हैं, जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाना या सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाना। और नोट्स में बुनियादी ढांचे और आपातकालीन सेवाओं का भी जिक्र है। बिल्कुल, सड़क, लाइट, फायर सर्विस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और टैक्स वसूली, ये सब स्थानीय निकायों के मुख्य काम हैं। नोट्स में इन कार्यों को सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM कहा गया है। ये शब्द सुनकर मुझे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स की याद आ गई। वो कैसे? मतलब वार्ड पार्षद भी तो एक तरह से कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ही है ना, जिन्हें नागरिक अपनी रोजमर्रा की शिकायतों के लिए कॉल करते हैं। पानी नहीं आ रहा या लाइट खराब है तो पार्षद को फोन लगाओ। हाँ, ये तुलना भी काफी हद तक सही है। जनता सीधा उन्हीं से संपर्क करती है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे खटक रही है। क्या? अगर नगर निगम का काम सिर्फ कचरा उठाना और स्ट्रीट लाइट ठीक करना है तो समझ आता है, लेकिन नोट्स में एक और पॉइंट है। इनका काम आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना भी है। हाँ, ये संविधान के तहत उनका एक प्रमुख कार्य है। पर क्या रोजमर्रा की इमरजेंसी के बीच ये निकाय सच में लंबी अवधि की कोई प्लानिंग कर पाते हैं? मतलब पार्षद तो दिन भर नाली और पानी की शिकायतें ही सुलझाता रहता है। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं अक्सर अपनी क्लास में बताती हूँ कि प्लानिंग के लिए जो फंड्स और ऑटोनॉमी चाहिए वो इनके पास होती ही नहीं है। मतलब राज्य सरकारें इन्हें वो पावर नहीं देती। राज्य के अलग अलग नियम इन वार्ड कमेटियों की शक्तियों को सीमित कर देते हैं। और अगर हम स्लाइड 11 देखें तो इनकी आय के स्रोत क्या हैं? प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स, जो कि बहुत कम लोग ईमानदारी से भरते हैं। बिल्कुल। तो जब अपना पैसा ही नहीं है तो लंबी योजनाएं कैसे बनेंगी? इसलिए इनका काम सिर्फ सर्विसेज देने तक ही सिमट कर रह जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। पर जब सर्विसेज की बात आती है तो एक शहर का नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। स्लाइड 8 और 9 में एक केस स्टडी दी गई है जो काफी मशहूर है, इंदौर मॉडल। हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। और इसमें सबसे खास बात ये लिखी है कि सफलता का राज सिर्फ नगर निगम नहीं बल्कि जागरूक नागरिक हैं। बिल्कुल।
बिना सिटीजन अवेयरनेस के कोई भी सफाई अभियान सफल नहीं हो सकता। पर थोड़ा मजाकिया है ना ये, मतलब हर कोई चाहता है कि उसका शहर रातों रात इंदौर बन जाए, लेकिन कोई अपने घर का गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में नहीं डालना चाहता। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। स्लाइड 9 में नागरिकों के कर्तव्य साफ साफ बताए गए हैं। कचरा अलग करना, पानी या बिजली की लीकेज की रिपोर्ट करना और समय पर टैक्स भरना। और नोट्स में एक लाइन भी है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, जन भागीदारी या पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी मॉडल नहीं चल सकता। और मेरा एक सवाल है, क्या इंदौर के इस क्लीनेस्ट सिटी मॉडल को भारत के किसी भी शहर में सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर वहां के प्रशासन और नागरिकों के बीच कोई ऐसा खास तालमेल है जिसे रातों रात नहीं बनाया जा सकता? आपने बिल्कुल सही कहा, इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक दिन का काम नहीं था। इंदौर प्रशासन ने पहले अपना काम करके दिखाया, गाड़ियां समय पर आने लगी, तब जाके जनता का भरोसा जीता गया। मतलब प्रशासन ने पहला कदम उठाया और फिर जनता ने साथ दिया। हाँ, इसे एक तरह का बिहेवियरल चेंज कहते हैं। जब तक दोनों तरफ से प्रयास नहीं होगा, तब तक कोई बजट या मशीनरी काम नहीं करेगी। ये बहुत ही गहरी बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। स्लाइड 10 और 11 में एक तुलनात्मक अध्ययन और पूरे टॉपिक का क्विक रिवीजन दिया गया है। हाँ, इसमें ग्रामीण प्रशासन यानी पंचायती राज और शहरी प्रशासन की तुलना की गई है। दोनों में ही 3 स्तर होते हैं। ग्रामीण में शीर्ष पर जिला पंचायत है और शहरी में नगर निगम। हाँ, मध्य में पंचायत समिति और नगर पालिका, और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। एग्जाम पॉइंट से ये ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों प्रणालियों में सदस्य चुने हुए होते हैं और दोनों का लक्ष्य विकेंद्रीकरण ही है। मुझे ना ये दोनों प्रणालियां दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लगती हैं, जैसे मोबाइल में iOS और एंड्रॉइड होता है ना। बहुत खूब, ये एनालॉजी भी बहुत अच्छी है। मतलब ये दोनों अलग अलग वातावरण के लिए डिजाइन किए गए हैं, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए। लेकिन दोनों का जो हार्डवेयर है, यानी जो उनका लक्ष्य है, वो विकेंद्रीकरण ही है। बिल्कुल, और इसे याद रखने की एक ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी। NMM यानी सबसे छोटा नगर पंचायत, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल और सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। NMM, ये क्विक रिवीजन के लिए बढ़िया है। पर मेरे दिमाग में ना एक फ्यूचर को लेकर सवाल है। हाँ, पूछिए। जैसे जैसे भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, हमारे गांव छोटे शहरों यानी नगर पंचायतों में बदल रहे हैं। तो क्या भविष्य में हमें पंचायती राज की कम और शहरी निकायों की ज्यादा आवश्यकता होगी? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। डेमोग्राफिक्स तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे गांव संक्रमणशील क्षेत्र बनेंगे, हमारी NMM हायरार्की पर दबाव बढ़ेगा। मतलब प्रशासनिक ढांचा भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रशासनिक प्रभाव बहुत बड़ा होगा। हमें अपनी शहरी संस्थाओं को ज्यादा स्वायत्तता और बेहतर रेवेन्यू मॉडल देने होंगे। तो आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या सीखा, एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, पिरामिड मॉडल, वर्गीकरण का नंबर गेम, मद्रास कॉरपोरेशन का इतिहास, वार्ड कमेटियों का CRM मॉडल और सबसे जरूरी इंदौर का जन भागीदारी वाला मॉडल। हाँ, और ये भी कि ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाएं अलग होते हुए भी एक ही लक्ष्य पर काम करती हैं। ये मास्टर क्लास नोट सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये एक नागरिक के रूप में हमारी भूमिका को भी स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल, अधिकारों की मांग तो सब करते हैं, पर कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही जरूरी है। और जब भी घर के बाहर कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो, तो हमें पता होना चाहिए कि पिरामिड के किस हिस्से से हमें सवाल पूछना है। बिल्कुल सही कहा। अगर हमारे श्रोताओं को ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो, तो अपने आसपास के प्रशासनिक ढांचे को जरूर ऑब्जर्व करें। पर जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमने वार्ड कमेटियों और मानव प्रतिनिधियों की बहुत बात की, लेकिन सोचिए, अगर कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे शहरों का ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन और पानी की सप्लाई पूरी तरह से संभालने लगे। ये तो एक पूरी तरह से नई दुनिया होगी। तो क्या हमें इन वार्ड पार्षदों की कोई जरूरत रहेगी, या स्मार्ट सिटी के उस दौर में हम इंसानों के इस सहभागी लोकतंत्र को हमेशा के लिए खो देंगे? अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।